एक और वीडियो लेके आ गया हूं आज फिर से आप लोगों के लिए। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था, जो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज थी, एक पॉजिटिव चीज थी, एक अच्छी चीज थी, एक सरप्लस चीज थी उस टाइम पे। और किस तरीके से इस चीज को भी ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने लिए यूज किया। स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज कुमार जांगिर एंड आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगिर क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर बात करें सबसे पहले फॉरेन ट्रेड की, तो फॉरेन ट्रेड में यहां पर हमारे पास है जो पहला पॉइंट है फॉरेन ट्रेड का, वो निकल के आता है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर बात करूं तो इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट बना दिया था, यानी कि रॉ मटेरियल यहां से जो है ब्रिटेन जाता था और इंपोर्ट होते थे फिनिश गुड्स इंडिया में। अब क्या क्या जो है प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे जो यहां से यानी कि इंडिया से ब्रिटिश जाते थे, वो थे रॉ मटेरियल अलग अलग तरीके के, और रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, जूट, इंडिगो, शुगर एक्सेट्रा। ऐसे प्राइमरी गुड्स जो हैं इंडिया से ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके जाती थी, और वहां से इस सिल्क से बने हुए कपड़े, कॉटन से बने हुए कपड़े, वुल से बने हुए कपड़े, बेसिकली ये सारी चीजें, और सेवरल टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जिसको ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया में ग्रो होने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि इंडियन गवर्नमेंट कभी भी डिपेंडेंट ना बन जाए, सेल्फ डिपेंडेंट ना बन जाए, उसे हमेशा ब्रिटिशर्स की जरूरत पड़े कैपिटल गुड्स के लिए। तो ये बेसिकली रीजन थे जिसकी वजह से जो है इंडिया जो है एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स था और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट गुड्स था। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें साइन हैं एक बैकवर्ड इकोनॉमी की। अगर ऐसा किसी भी इकोनॉमी के साथ होता है तो दीज आर द साइंस ऑफ अ बैकवर्ड इकोनॉमी। तो इंडिया एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी उस टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया को सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए एक फीडर इकोनॉमी की फॉर्म में यूज कर रहे थे। इसके बाद में बात करूं मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली यानी कि सिर्फ एक का राज, एक का अधिकार, तो एक का राइट। तो अगर यहां पर मैं बात करूं, इवन दो हम जो है काफी सारी कंट्रीज के साथ जो है ट्रेड करते थे, जैसे कि श्रीलंका जो उस टाइम पे सिलोन के नाम से जानी जाती थी, यूएस के साथ भी थोड़ा अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेड वाज देयर, और भी काफी सारी कंट्रीज थे, सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज जो है बेसिकली उनके साथ भी ट्रेड होता था। लेकिन इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रेड का जो पोर्शन था, जो हिस्सा था, वो मोर देन 50% ऑफ ट्रेड वाज रिलेटेड टू ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन से रिलेटेड था, ब्रिटेन को जाता था। उसके बाद एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स था हमारा, जैसे कि जो इंडिया था उसको एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल की फॉर्म में लिया गया, यूज किया गया इंडियन इकोनॉमी को। इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स जो है इंडियन ब्रिटिश मार्केट्स के एक्सपेंशन के लिए इंडिया को यूज किया गया, उन प्रोडक्ट्स को जो है कंज्यूम करने के लिए। और बेसिकली इन सारी चीजों से हुआ क्या कि हमारी इकोनॉमी तो जो है एक तरह से वीक होती गई, ग्रोथ कम होती गई, जो है बेसिकली इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं मिला, इंडिया को डेवलपमेंट नहीं हो पाया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो गई, प्रॉस्पर हो गई हमारी इन सारी चीजों से। और अगेन ये निशानी है एक बैकवर्ड इकोनॉमी की कि किस बुरे तरीके से जो है ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को, अपनी कॉलोनी को यूज किया। स्टूडेंट्स, ये एक तीसरी चीज जो एक बहुत पॉजिटिव चीज मुझे लगती है कि उस वक्त हमारा जो है सरप्लस ट्रेड हुआ करता था। मैं समझाना चाहूंगा सरप्लस ट्रेड क्या होता है। सरप्लस ट्रेड मतलब ये होता है जब आप दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, तो ट्रेड या तो डेफिसिट ट्रेड हो सकता है या सरप्लस हो सकता है। सरप्लस का मतलब होता है कि जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं यानी कि पैसा ज्यादा आ रहा है, और इंपोर्ट कम कर रहे हैं यानी पेमेंट कम कर रहे हैं, तो इट इज अ सिचुएशन व्हेन एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री आर मोर देन इंपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो उसको सरप्लस ट्रेड बोला जाता है। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इंपोर्ट। आई होप यू ऑल कैन रिलेट इट टू। अब यहां पर जो देखने वाली बात थी कि ये जो सरप्लस पैसा था, जो अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको भी ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया के लिए यूज नहीं होने दिया या इंडिया की अच्छाई के लिए यूज नहीं होने दिया। उन्होंने क्या किया, जो सरप्लस अमाउंट था, जो एक्स्ट्रा पैसा था, जो अमाउंट हमारे पास आ रहा था ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड, उसको उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज किया, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज किया, एंड दैट वाज यूज्ड फॉर वॉर्स फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो वॉर फाइट किया था उस टाइम पे उन्होंने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके अंदर जो है ये सारा पैसा उन्होंने लगाया।
इसके साथ साथ ड्यू टू अबव रीजन, यानी इस पूरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज किया ताकि इंडिया पे अपनी पकड़ बना सके, जो है वॉर्स वगैरह पे पैसा खर्च किया, इसकी वजह से इंडियन वेल्थ का जो है ड्रेन हुआ, यानी कि वो पैसा इंडिया से ब्रिटेन गया और किस तरीके से वेस्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको आप देख सकते हैं। तो वैसे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए तो ये एक अच्छी बात थी, लेकिन इंडिया के लिए ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ वाज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपको एक और बात जो है यहां पर जान लेनी चाहिए कि जो फॉरेन ट्रेड, जो ये मैं बता रहा हूं कि सरप्लस ट्रेड हुआ या बाकी सारी चीजें हुई, इनके पीछे क्या रीजन थे, क्या ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से जो है मोनोपोली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है क्रिएट हुई। तो ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल अगर आप देखेंगे 1869 में सुएज कैनाल को जो है ओपन कर दिया गया था, और उसकी वजह से क्या हुआ, इट रिड्यूस्ड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि ब्रिटेन और इंडिया का जो है डायरेक्ट रूट बन गया, डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करवाया, ओपन हो गया, और उसकी वजह से जो है बेसिकली जो सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो थी वो रिड्यूस हुई, वो घट गई। उसके अलावा सर्व्ड डायरेक्ट रूट फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया अवॉइडिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पहले इंडिया को जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फॉलो करते हुए आता था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ती थी। लेकिन हुआ क्या, सुएज कैनाल के ओपन होने के बाद जो है हम जो है उस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अवॉइड कर सके और ब्रिटेन से इंडिया डायरेक्टली आ सके, यानी कि कहीं पे भी आपको जो है रुकने की जरूरत नहीं थी, एक रास्ता कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई एक तरीके से। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेड टू प्रमोशन ऑफ मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसकी हेल्प से जो डायरेक्ट रूट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गया, इसकी वजह से जो है एक मोनोपोली क्रिएट हो गई इंडिया के गुड्स पे, बेसिकली एक्सपोर्ट्स पे। और आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि ज्यादा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही था। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आपको एक और बात का जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। आपको पता होगा कि किस तरीके से जो है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जो वेल्थ है उसको किस तरीके से खर्च किया, किस तरीके से उसको जो है यूज किया। तो यहां पर जो किस तरीके से ड्रेन हुआ इंडियन वेल्थ का हम लोग समझ सकते हैं। दैट ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसा मैंने आपको यहां पर पहले से बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मतलब अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने जो है इंडिया का जो पैसा था उसका भरपूर यूज किया। ह्यूज एक्सपेंसेस इनकर टू फाइट वॉर्स इन परस्यूट, बेसिकली जो वॉर्स वगैरह थे उसके लिए भी पैसा जो है इंडिया का जो सरप्लस था उसी को यूज किया गया इन देयर पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि जिस तरीके से बेसिकली अपने डोमिनेंस को शो करना, जिस तरीके से इंडिया को उन्होंने कॉलोनी बनाया, इसी तरीके से और भी कंट्रीज में वो एक्सपेंशन के लिए कि बाकी कंट्रीज भी उनकी जो है कॉलोनी बन जाए, उसके लिए उन्होंने वॉर्स वगैरह पे अच्छा खासा पैसा खर्च किया। इसके बाद बात करें कि यहां पर ये सारा का सारा जो एक्सपेंस किया गया था वो इंडियन एक्सचेकर के थ्रू किया गया था। एक्सचेकर मतलब कि जिसके पास बेसिकली टैक्स वगैरह का और बाकी सारी चीजों का पैसा जो है वो कलेक्ट होता है। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत ही गलत तरीके से यूज किया गया, फंड्स को बहुत गलत तरीके से यूज किया, सिर्फ अपने लिए ब्रिटिशर्स ने उसको इस्तेमाल किया बिना इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट पे ध्यान दिए हुए, बिना किसी तरीके का जो है इंप्रूवमेंट हमारी इकोनॉमी में किए हुए। और वो चाहते भी नहीं थे कि इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ग्रो हो। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना ना भूलें। अगर आप इसी तरीके के वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। फॉलो करना चाहते हैं सोशल हैंडल्स पे तो फेसबुक और इंस्टा पे आप हमें मनोज जांगे क्लासेस के नाम से ही पेज है, आप वहां फॉलो कर सकते हैं। और तब तक के लिए देखते रहिए मनोज जांगे क्लासेस। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, take care, keep learning, goodbye.